नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं और यह जो प्रश्न पत्र है 4 जनवरी 2022 का है। ऑनलाइन परीक्षा का है, पेपर 2 के लिए है और इसमें हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। क्या पहला ऑप्शन सही है? एकदम गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड है, शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। यह भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। थर्ड, शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ पैर हिलाना सीखते हैं। चौथा है, शिशु बुदबुदाने से पहले किल करना सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत के अनुसार तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। विकास के अधोगामी सिद्धांत प्रॉक्सिमल डिजिटल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार शिशु अपने पहले धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। अधोगामी सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर में केंद्रीय हिस्सों से बाहर की तरफ होता है। इसके अंतर्गत विकास के प्रथम चरण में बच्चों में पहले मौलिक मांसपेशियों का विकास होना आरंभ होता है और उसके पश्चात छोटी मांसपेशियों अथवा सकल गत्यात्मक कौशल का अधोगामी सिद्धांत के समीपो दूरस्थ सिद्धांत या निकट दूर नियम आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अधोगामी सिद्धांत को समीपो दूरस्थ सिद्धांत या निकट दूर नियम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अभिकथन ए, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। कारण आर दिया गया है, अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अलग होता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति है तो उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा अपने बचपन की अवधि में अलग अलग अनुभव प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे फर्स्ट जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, मध्य बचपन इसका सही जवाब है। बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, मध्य बचपन की अवधि मिडिल चाइल्डहुड के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सामाजिकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं, आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है किताबें और पत्रिकाएं, ऑप्शन सेकंड है निकट परिवार, ऑप्शन थर्ड है मीडिया, 4 है स्कूल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। सामाजिकरण के द्वितीय कारकों में स्कूल, मीडिया, किताबें व पत्रिकाएं, सहपाठी ये सभी शामिल हैं, जबकि परिवार एवं निकट परिवार संबंधी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक में आते हैं। सामाजिकरण मानदंडों व सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना सामाजिकरण कहलाता है। दोस्तों तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों परिपक्वता कहलाता है। पियाजे के अनुसार आनुवांशिकी रूप में क्रमादेशिता
निर्देशित जैविक परिवर्तन का होना परिपक्वता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार यह अवस्था जो होती है 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बालक संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण तीनों महत्वपूर्ण संप्रत्तियों का विकास कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे का अपने आप से बात करना। बच्चे का अपने आप से बात करना क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया उनके अहम केंद्रवास का द्योतक है। सेकंड है उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। थर्ड है उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है। फोर्थ है गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा दोस्तों, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संभाषण या निजी वाक, प्राइवेट स्पीच, बालक को विनियमित, स्वनियोजित व उसके व्यवहार को निर्देशित करने का कार्य भी करता है। तो सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? फर्स्ट है मानचित्र, सेकंड है भाषा, थर्ड है कैलकुलेटर, फोर्थ है स्कीमा। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, मानचित्र व कैलकुलेटर सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। स्कीमा की अवधारणा जीन पियाजे द्वारा विकसित की गई थी। फोर्थ में जो दिया गया है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, लियो वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? तो आपको नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट, इनाम और दंड का उपयोग। लियो वाइगोत्स्की द्वारा इनाम एवं दंड के उपयोग की वकालत शैक्षणिक सिद्धांत के संबंध में नहीं की जाएगी। लियो वाइगोत्स्की द्वारा अपने शैक्षणिक सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना का समर्थन किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा में गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है। बच्चों की प्रगति को गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। बाल केंद्रित कक्षा की गतिविधियों बाल केंद्रित होती है, अर्थात बच्चे जो करते हैं उसी में तल्लीन हो जाते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की चरण की विशेषता है। आपको बताना है कौन सी विशेषता सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में यह सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण में विशेषता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर। राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार होते हैं।
और प्रत्येक बुद्धि अपनी प्रकृति में स्वतंत्र व अन्यों से पृथक होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षण द्वारा का पालन किया जाना चाहिए। किसका पालन किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, विभेदित निर्देशात्मक शैलियां। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से राइट विकल्प का चयन करना है आपको दोस्तों। तो यहां पे राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। यह कथन बच्चों के मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है। बच्चों का मूल्यांकन करते समय उसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। साथ ही मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ते और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है? तो राइट आंसर यहां पे फोर्थ हो जाएगा, पठन वैकल्य। यहां पे सही जवाब हो जाएगा। पठन वैकल्य विकार लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनता है। तो फोर्थ यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, गैर प्रासंगिक सामग्री। गैर प्रासंगिक अध्ययन सामग्री सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा, जबकि लचीला पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र सतत व व्यापक मूल्यांकन उन्हें शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने में सहायता करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो राइट आंसर यहां पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से वाक बाधित वाले छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, सृजनात्मक छात्र आदि के समावेशन में सहायता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, गतिमान दिव्यांगता, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिमान दिव्यांगता, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म दर्शाता है दोस्तों। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है वेधन और अभ्यास, सेकंड है बिना समझे कॉपी करना। तो यहां पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहां पे थर्ड सही जवाब हो जाएगा, साथियों के साथ चर्चा करना। साथियों के साथ चर्चा करना
एकदम सही जवाब हो जाएगा। साथियों के साथ चर्चा करना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, साथियों के साथ चर्चा करना, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मेंशन नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। ऐसे स्थितियां आपको फिल करना है, महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक श्रोता होते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके निर्देश छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करें। फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो राइट आंसर यहां पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, व्यवहार का अनुकूलन करना। अधिगम से सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा खोजी अधिगम, सहयोगी अधिगम, पाठ, सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना आदि को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि व्यवहार के अनुकूलन को उनके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। छात्रों के समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। फर्स्ट ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी आपको फिल करना है, क्या है? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, हानिकारक होती है, हानिकारक है। अधिगम प्रक्रिया में शर्मिंदगी हानिकारक होती है। बच्चों को अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कक्षा में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह किसी बात पर स्वयं को शर्मिंदा महसूस ना करें, अपितु बिना किसी संकोच या भय के अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, कौन सा बदलाव है? तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानकीकरण से लचीलेपन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में परिवर्तन को प्रस्तावित करती है। साथ ही साथ रचनात्मक मूल्यांकन, बहुविषयकता संरचनाओं की समझ, बहुभाषिकता आदि को प्रस्तावित करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। अधिगम को फिल करना है यहाँ पे, के बजाय की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।